19 जुलाई 1947 की करारदाद और उससे जुड़े मफरूज़ात। 18 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने तकसीम हिंद के पेश नज़र कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक ऑफिशियल पॉलिसी तय करने के लिए मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें रियासत के महाराजा को इंडिया या पाकिस्तान से इसका इल्हाक ना करने और उसे खुद मुख्तार रखने की तजवीज़ दी गई। मगर अगले रोज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन में जब ये करारदाद पेश की गई तो इसे वहाँ से मुस्तरद कर दिया गया और एक नई करारदाद मंजूर की गई, जिसमें रियासत के महाराजा से कहा गया कि वो उसका इल्हाक पाकिस्तान से कर दे और ऐसा ना करने की सूरत में रियासत में बगावत कर दी जाएगी। 19 जुलाई 1947 की इस करारदाद की आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख में वही अहमियत है जो कि करारदाद पाकिस्तान को तहरीक पाकिस्तान में हासिल है। लेकिन बदकिस्मती से इस सब अरसे में एक मखसूस तबके ने कभी तो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है तो कहीं इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख पर होने वाली गुफ्तगू से जानबूझकर नज़रअंदाज किया, और कुछ ने हत्ता कि यही तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई करारदाद कभी मंजूर ही नहीं हुई। मिसाल के तौर पर मकबूजा कश्मीर के एक मशहूर तारीखदान रशीद तासीर ने अपनी किताब तहरीक हुर्रियत कश्मीर में पीर अफजल मखदूमी को जवाब दिया, जिन्होंने 1973 में श्रीनगर से शाया होने वाले रोज़नामा आफ्ताब में एक आर्टिकल में लिखा कि ऐसी कोई करारदाद कभी मंजूर ही नहीं हुई थी। जवाब में रशीद तासीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अखबार अल-खिदमत के 22 जुलाई 1947 के शुमारे का हवाला दिया है, जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की कन्वेंशन और करारदाद इल्हाक पाकिस्तान की खबर छपी थी। इसके अलावा इसको रद्द करने के लिए द पाकिस्तान टाइम्स 24 जुलाई 1947 की स्टोरी, जिसका उन्वान है कश्मीर्स एंट्री इन पाकिस्तान डिमांडेड, मौजूद है। इसी तरह सरहद के इस जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर से एक कौम परस्त लिखारी और कश्मीर एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामी किताब के मुसन्नफ डॉक्टर शबीर चौधरी लिखते हैं कि 19 जुलाई 1947 की करारदाद धोखा दही से मंजूर की गई थी। शबीर चौधरी ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस करारदाद की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बतौर तंजीम में कोई कानूनी हैसियत नहीं, या कम अज़ कम ये कि ये करारदाद उस वक्त आम आवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रही थी। मौसूफ लिखते हैं, ये वाज़ेह रहे कि एक वर्किंग कमेटी किसी भी सियासी जमात की करीम होती है और ये आमतौर पर पार्टी के सीनियर और सरशार मेंबरों पर मुश्तमिल होती है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने 18 जुलाई 1947 को रियासत की मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर की, लिहाजा ये वाज़ेह होता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सबसे सीनियर अरकान ने रियासत के मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि मुकम्मल आज़ादी ही रियासत में बसने वाले तमाम कम्यूनिटीज़ के लिए सबसे बाइज़्ज़त और काबिल कबूल हल है। मौसूफ लिखते लिखते ये दावा भी कर गए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नज़रियाती तौर पर मुत्तहिद पार्टी नहीं थी। चौधरी गुलाम अब्बास और उनके पैरोकार चाहते थे कि रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, जबकि चौधरी हमीदुल्लाह खान और उनके बाद से रफ़का उसको एक खुद मुख्तार रियासत बनता देखना चाहते थे। हक़ाइक़ की दुरुस्ती की खातिर हम यहाँ इस करारदाद के मुतल्लिक़ चंद पॉइंट्स डिस्कस करना चाहेंगे। पहला, वर्किंग कमेटी की 18 जुलाई की करारदाद, ये क्यों और किसके कहने पर मंजूर हुई, और क्या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसके कायम मुकाम सदर जनाब चौधरी हमीदुल्लाह खान कश्मीर को वाकई मुख्तार देखना चाहते थे। दूसरा, 19 जुलाई 1947 की करारदाद की कानूनी हैसियत, और क्या ये करारदाद वाकई आम आवाम की जज्बात की अक्कासी कर रही थी या नहीं। आइए पहले सवाल पर रोशनी डालते हैं कि 18 जुलाई 1947 की करारदाद क्यों पास हुई। इस बारे में जस्टिस यूसुफ सराफ अपनी किताब कश्मीरीज़ फाइट फॉर फ्रीडम में लिखते हैं कि सरदार इब्राहिम ने मुझे बताया कि चौधरी हमीदुल्लाह खान ने 18 जुलाई की वर्किंग कमेटी की मीटिंग के दौरान उन्हें चौधरी गुलाम अब्बास का जेल से लिखा एक गैर दस्तखत शुदा नोट दिखाया, जिसमें चौधरी गुलाम अब्बास ने कायम मुकाम सदर चौधरी हमीदुल्लाह खान को मशवरा दिया कि वो रियासत की आज़ादी की डिमांड करें। एक और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अब्दुल मन्नान खलीफा इसी बात की तस्दीक करते हुए बताते हैं कि बाद में चौधरी गुलाम अब्बास ने जेल से एक और ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जिस ख़त का जिक्र चौधरी हमीदुल्लाह खान कर रहे थे वो यकीनन इन्हीं यानी चौधरी गुलाम अब्बास ही का था, और उन्हें ऐसा करने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसी तरह सरदार इब्राहिम ने भी लिखा है कि जो लोग उस वक्त खुद मुख्तारी की हमायत कर रहे थे, उन्होंने साथ ये दावा भी किया कि वो ऐसा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर कर रहे हैं। इनके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक और लीडर
प्रोफेसर इसहाक कुरैशी, जो कि चौधरी हमीदुल्लाह खान के हमरा 11 जुलाई 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मिले थे, यही कहते हैं कि जिन्ना साहब ने ही उन्हें खुद मुख्तार कश्मीर का स्टैंड लेने को कहा था। आगे चलकर हम प्रोफेसर इसहाक कुरैशी के इस बयान पर तफसीलन रोशनी भी डालेंगे। देखा जाए तो इस दावे यानी कि चौधरी हमीदुल्लाह खान को ऐसा स्टैंड लेने के लिए जिन्ना साहब ने कहा था कि कुछ हद तक तस्दीक जिन्ना साहब की अपने 11 जुलाई 1947 के बयान से भी हो रही है। जिन्ना साहब ने कहा था, जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं चौधरी हमीदुल्लाह खान और प्रोफेसर इसहाक कुरैशी ने आज मुझसे मुलाकात की और मुझे वहाँ के हालात से आगाह किया जो कि लोगों को बेचैन कर रहे हैं। एक सवाल जो कि मुसलमानों की तवज्जो मबजूल कर रहा है वो है कि आया कश्मीर हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली में शामिल हो या पाकिस्तान की आइन साज असम्बली में। मैंने पहले ही एक से ज़ायद बार वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तानी रियासतें इस बारे में मुकम्मल आज़ाद हैं कि वो आया पाकिस्तान की आइन साज असम्बली में शामिल होती हैं या हिंदुस्तान की आइन साज असम्बली में, या आज़ाद रहती हैं। अब सवाल ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चौधरी हमीदुल्लाह खान और प्रोफेसर इसहाक कुरैशी को महाराजा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से किसी में ना शामिल होने का मुतालबा करने का मशवरा क्यों दिया? क्या जिन्ना खुद मुख्तार कश्मीर चाहते थे? इस सवाल का जवाब हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरान के उन खतूत से मिलता है जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान से कबल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब केएच खुर्शीद को लिखे थे। ये खतूत ZH ज़ैदी ने जनाब पेपर्स में शाया किए हैं। इन्हीं खतूत में से एक खत 19 मार्च 1947 का है जिसमें प्रोफेसर इसहाक कुरैशी किसी प्लान का जिक्र करते हैं जो जिन्ना साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरान को बताया था। प्लान ये था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपने आप को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वाबस्तगी से अलग करे, लेकिन इसहाक कुरैशी की नज़र में ये प्लान किसी भी तौर पर करामत नहीं था क्योंकि बकौल उनके रामचंद्र काग बहुत होशियार है, उसका हमसे धोखा खाना किसी सूरत मुमकिन नहीं। वो एकदम से इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि इस तमाम पॉलिसी का तयन मुस्लिम लीग कर रही है। महाराजा बजाते खुद भी इस इकदाम पर इंतहाई शकूक का शिकार होगा जब तक कि आप उसको उस तब्दीली के बारे में पहले ही नवाब ऑफ भोपाल के जरिए रजामंद न कर लें। और ये प्लान इसलिए भी काबिल अमल नहीं है क्योंकि लोग महाराजा का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। बदकिस्मती से जनाब पेपर्स में केएच खुर्शीद की तरफ लिखे गए खतूत तो मौजूद हैं, मगर केएच खुर्शीद ने जवाबन जो खतूत लिखे वो मौजूद नहीं है, वरना चीज़ें और भी वाज़ेह हो जाती। बहरहाल प्लान के लफ्ज़ का इस्तेमाल उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी आगा शौकत अली ने भी केएच खुर्शीद के नाम अपने ख़त में इस्तेमाल किया जो उन्होंने 24 मार्च 1947 को जेल से लिखा। इस ख़त में लिखते हैं, प्लान जो कि आप तजवीज़ करते हैं, मेरा मतलब खुद को कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान से अलग रखना या महाराजा को दाना डालना ताकि वो कांग्रेस के कैंप में ना चला जाए। क्या आपको सच में यकीन है कि महाराजा हमसे सच में धोखा खा जाएगा, ये जानते हुए कि वो जानता है कि वो हर तरफ से मुस्लिम अक्सरियती सूबों से घिरा हुआ है जो कि उसे किसी भी वक्त घुटनों पर गिरा सकते हैं। प्रोफेसर इसहाक कुरैशी ने बाद में तस्दीक की कि जिन्ना ने उन्हें और चौधरी हमीदुल्लाह खान को सिर्फ वक्तन खुद मुख्तार कश्मीर की डिमांड करने के लिए कहा था। वो लिखते हैं, जिन्ना के साथ 11 जुलाई की मीटिंग में हमें यह तासुर मिला कि जिन्ना किसी तीसरे सोर्स के ज़रिए महाराजा से राब्ते में है और उन्होंने काफ़ी हद तक उसे पाकिस्तान से इल्हाक पर राज़ी कर दिया है। कायद आज़म ने हमें बताया कि हिंदू कांग्रेस और गांधी जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि रियासत का भारत से इल्हाक हो जाए और उसके लिए वो उसे यानी महाराजा को रियासत के मुसलमानों और पाकिस्तान से डरा रहे थे। लिहाजा इस मौके पर मेरा मशवरा है कि कश्मीर के मुसलमानों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि कांग्रेस के लिए आसानियाँ पैदा करे और महाराजा को परेशान करे। उसे सुकून से सोचने का मौका देना चाहिए। लिहाजा फ़िलहाल आप लोगों को डिमांड करनी चाहिए कि रियासत दोनों डोमिनियन से आज़ाद रहे। वो तीसरा सोर्स यूसुफ शराफ की नज़र में नवाब ऑफ भोपाल हो सकता था जो कि रियासत के वज़ीर आज़म रामचंद्र काग से राब्ते में था। काग 25 जुलाई को जिन्ना से मिला। खुद रामचंद्र काग के मुताबिक उस मुलाकात में जिन्ना ने उसे पाकिस्तान से इल्हाक करने का मशवरा दिया और कहा कि जिन शराइत पर इल्हाक होगा वो शराइत फौरी इल्हाक करने पर बाद की निस्बत कदरे बेहतर मिलेंगे। लेकिन जब उसे बताया गया कि इल्हाक ना करने का रियासत का फैसला ख़त्मी है तो मिस्टर जिन्ना ने कहा वो ये तस्लीम करने पर तैयार हैं कि ये ऑप्शन वाकई मौजूद है और अगर रियासत हिंदुस्तान से इल्हाक नहीं करती उन्हें इससे कोई मसला नहीं कि वो पाकिस्तान से भी इल्हाक ना करे। रामचंद्र का के इस बयान से
یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جناح کشمیر کی حکومت کو انڈیا سے الحاق کرنے سے روکنا چاہتے تھے اور وقتاً ایک خود مختار کشمیر سے وہ خوش تھے۔ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ جناح صاحب گو کہ وہ اس بارے میں غلطی کا شکار تھے، خاصے مطمئن تھے کہ کشمیر ان کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی مانند گرے گا، مگر اسحاق قریشی کی یہ بات کہ ایسا تاثر کہ جناح نے کسی تیسرے سورس سے مہاراجہ کو کافی حد تک الحاق پر راضی کر دیا تھا، درست نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے، مگر اس بات کی بھی بہت کم امکانات ہیں کہ اس بارے میں جناح کو مہاراجہ کی حکومت کی طرف سے کوئی جھوٹی یقین دہانی کرائی گئی ہو۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آیا جناح صاحب نے پروفیسر اسحاق قریشی کو خود یہ بات کہی یا اسحاق قریشی کو یہ تاثر جناح صاحب کے اس پراعتماد رویے سے ملا تھا کہ کشمیر آخرکار ان کی جھولی میں آ گرے گا۔ بہرحال جناح کافی پر امید تھے کہ کشمیر آخرکار ایک پکے ہوئے پھل کی مانند ان کی جھولی میں آ گرے گا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ 30 جولائی 1947 کو انہوں نے پھر سے اعلان کیا کہ ریاستیں خود مختار رہ سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بیان باقی ریاستیں جیسے حیدرآباد اور بھوپال وغیرہ کے تناظر میں دیا ہو، جنہیں قائد اعظم واقعی خود مختار دیکھنا چاہتے تھے۔ خیر، قائد اعظم کو دھچکا اس وقت لگا جب 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ شائع ہوا۔ جناح شدید مایوس ہوئے، ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو ناقابل فہم اور غیر منصفانہ ایوارڈ کہا۔ اس کے بعد جناح صاحب نے خود مختار کشمیر کی حمایت کی پالیسی ترک کر دی اور اس حمایت میں بیانات دینا چھوڑ دیے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا چودھری حمید اللہ خان اور مسلم کانفرنس خود مختار کشمیر چاہتے تھے؟ ایچ خورشید اور مسلم کانفرنس کے لیڈران کے درمیان ہونے والی یہی خط و کتابت اس وقت مسلم کانفرنس کے لیڈران، پارٹی ورکرز اور ان علاقوں کے لوگوں کی آراء اور جذبات پر کافی روشنی ڈالتی ہے۔ ان خطوط میں کم و بیش سب لیڈران ہی مسلم لیگ کی اس نئی پالیسی یا پلان پر تنقید کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کے بتائے پلان یعنی پاکستان کے نعرے کو ترک کرنے کے باعث مسلم کانفرنس تمام تر عوامی مقبولیت کھو دے گی۔ مثال کے طور پر آغا شوکت علی 24 مارچ 1947 کو لکھتے ہیں: پاکستان holds out the green dream of Muslim rule. No other ideal as an ideal can replace it or stir our people to action. مزید یہ کہ if Hamidullah were to propound independent Kashmir or disassociation from Pakistan, he will be finished politically. پاکستان مسلم حکمرانی کا ایک روشن خواب ہے۔ کوئی دوسرا آئیڈیل نہ تو اس آئیڈیل کی جگہ لے سکتا ہے، نہ ہی ہمارے لوگوں کو حرکت کرنے پر اکسا سکتا ہے۔ اگر حمید اللہ خان اس چیز کا پرچار کرتے ہیں، یعنی خود مختار کشمیر یا مطالبہ پاکستان سے خود کو الگ رکھنا، تو وہ سیاسی طور پر بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ آغا شوکت علی نے اس پلان کے لیے ہائر پولیٹیکل اسٹریٹجی کا لفظ استعمال کیا۔ ایچ خورشید کے نام 23 فروری 1947 کے اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں: Personally, I am convinced that if it were not for the League's non-interventionist policy vis-à-vis the states, we would not have found ourselves so desperately alone, though I am not unmindful of the higher political strategy which necessitates such a course of action. یعنی ذاتی طور پر میں مکمل طور پر قائل ہوں کہ اگر ریاستوں کے بارے میں مسلم لیگ کی عدم مداخلت کی یہ پالیسی نہیں ہوتی تو ہم یوں خود کو اس قدر اکیلا کبھی نہ پاتے۔ حالانکہ مجھے احساس ہے اس بڑی سیاسی چال کا جو ایسا کرنا یعنی عدم مداخلت ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اسی طرح وادی سے ایک اور وکیل نے ایچ خورشید کو 11 مارچ 1947 کو لکھا: Muslims long for the guidance of the League, but they are dismayed. They complain of League's non-interference. At present, Pakistan needs Kashmir and we need Pakistan. یعنی مسلمان مسلم لیگ سے رہنمائی چاہتے ہیں، لیکن وہ مایوس ہیں۔ وہ مسلم لیگ کے ریاستوں کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر شکایت کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو کشمیر کی ضرورت ہے اور ہمیں یعنی کشمیریوں کو پاکستان کی۔ پروفیسر اسحاق قریشی جو کہ اس وقت وقتی طور پر خود مختار کشمیر کی حمایت کر رہے تھے، 25 جولائی 1947 کو ایچ خورشید کے نام ایک خط لکھ کر انہیں اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ 19 جولائی کو مسلم کانفرنس کے کنونشن نے قرارداد الحاق پاکستان کو کیوں منظور کیا۔ اپنے اس خط میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یوں پھر سے الحاق پاکستان کا نعرہ لگانے کی وجہ سے ان کی عوام میں مقبولیت بہت بڑھ جائے گی اور مسلم کانفرنس بطور تنظیم مزید مستحکم ہوگی۔ اپنے اس خط میں وہ لکھتے ہیں: 19 جولائی 1947 کو ایچ خورشید کے نام ایک خط لکھ کر انہیں اس چیز سے آگاہ کرتے ہیں کہ 19 جولائی کو مسلم کانفرنس کے کنونشن نے قرارداد الحاق پاکستان کو کیوں منظور کیا۔ اپنے اس خط میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یوں پھر سے الحاق پاکستان کا نعرہ لگانے کی وجہ سے ان کی عوام میں مقبولیت بہت بڑھ جائے گی اور مسلم کانفرنس بطور تنظیم مزید مستحکم ہوگی۔
The change that we made in our position, that is from independent Kashmir to accession to Pakistan, has secured us the zealous support of the masses and would go a long way to strengthen our organization. यानी हमारी पोजीशन में इस तब्दीली यानी ख़ुद मुख्तार कश्मीर से अब इल्हाक़ पाकिस्तान ने हमें अवाम की पुरजोश हमायत हासिल करके दी है और इस वजह से हमारी तंजीम मज़ीद मुस्तहकम होगी। जून 1947 में एक बार महाराजा को हिंदुस्तान से इल्हा करने से मना करते हुए चौधरी हमीदुल्लाह खान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में हम मुसलमान बगावत कर देंगे। अपने इस बयान में वो खुद कहते हैं कि अगरचे वो जानते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अभी भी पाकिस्तान का मुतालबा करती है, लेकिन उन्होंने अक़लियतों के डर और शकूक दूर करने की खातिर अपने इस दरीना मुतालबे को कुर्बान कर दिया है। ये तो हो चुकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आम आवाम के जज्बात की बात। अब जहाँ तक चौधरी हमीदुल्लाह खान के खुद के नज़रियात का ताल्लुक है, तो ये हकीकत कि वो पाकिस्तान के हामी थे और उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत पर कोई दो राय नहीं थी। खुद जस्टिस यूसुफ सराफ और सरदार इब्राहिम भी तस्लीम करते हैं, जो कि उस वक्त उनके मुखालफत कर रहे थे। जस्टिस यूसुफ सराफ लिखते हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं लोगों से चीज़ें मंसूब करने से इज्तनाब करूँ। मुझे मुनसिफाना अंदाज में मरहूम चौधरी हमीदुल्लाह खान के बारे में ये बात बतानी चाहिए कि वो कट्टर पाकिस्तानी थे और इस बारे में किसी से कम न थे। इसी वजह यानी मुतालबा पाकिस्तान की वजह से उन्होंने अपने बड़े बेटे और बेटी को जम्मू में मुसलमानों के कत्लेआम के दौरान खोया था। जबकि सरदार इब्राहिम लिखते हैं कि खुद मुख्तारी की हिमायत करने वाले किसी बदनीयती से ऐसा नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल था कि अगर खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया जाए तो हिंदुस्तान रियासत पर डोरे डालना छोड़ देगा और पाकिस्तान बनने के ये बाद ये खुद बखुद पाकिस्तान की झोली में चली जाएगी। सरदार इब्राहिम की लिखी इस बात की तायीद अब्दुल मन्नान खलीफा की किताब से भी हो जाती है, जो कि लिखते हैं कि इन्हें अफसोस है कि जिना का कहा नहीं माना गया, वरना कश्मीर यकीनन एक पके हुए फल की मानद पाकिस्तान की झोली में आ गिरता। खैर, सबसे बढ़कर एक बार जब ये करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर हो गई, चौधरी हमीदुल्लाह खान लगातार महाराजा से मुतालबा करते रहे कि वो रियासत का इल्हाक़ पाकिस्तान से कर दे। करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान और उसकी अहमियत। डॉक्टर शब्बीर चौधरी लिखते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हम पर एक ऐसी करारदाद थोप रही है जो कि धोखा दही से मंजूर शुदा है। वो इस करारदाद का मवाजना 18 जुलाई की करारदाद से करते हैं और बताते हैं कि वर्किंग कमेटी किसी भी तंजीम की करीम होती है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने ही खुद मुख्तार कश्मीर के हक में ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए हुए मौसूफ चौधरी हमीदुल्लाह खान के 28 मई 1947 के बयान, जिसमें वो महाराजा से रियासत को खुद मुख्तार रखने का मुतालबा करते हैं, जो कि खुद उन्होंने अपने आर्टिकल में कहीं कोट किया है, का ये हिस्सा शायद वो भूल गए। मुझे अपने खुद मुख्तारी वाले मौक़िफ़ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तमाम अहम लीडरान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों का कन्वेंशन 1 महीने में बुलाया जाएगा, जिसमें इस प्रपोजल को मुतफ़िक़ा तौर पर पार्टी के लिए अपनाया जाएगा। इस हल को लिहाजा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल पॉलिसी समझा जाए। यानी पार्टी के सदर और कायम मुकाम सदर के इस फैसले को चौधरी हमीदुल्लाह खान के मुताबिक पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बनने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों के कन्वेंशन से मंजूरी दरकार थी। वर्किंग कमेटी से खुद मुख्तार कश्मीर के हक में करारदाद पास हो जाने के अगले रोज़ कन्वेंशन से पहले एक मीटिंग में चौधरी हमीदुल्लाह खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाकी लीडरान से दरख्वास्त की कि वो वर्किंग कमेटी की इस करारदाद की कन्वेंशन में हमायत करें। जस्टिस यूसुफ सराफ लिखते हैं, वर्किंग कमेटी से करारदाद मंजूर होने की खबर जब आम हुई, कई नौ उम्र वर्कर्स जिनमें राकम भी शामिल है, कन्वेंशन में इसकी तोसी के खिलाफ बातें करने लगे। तगड़ी मुखालफत महसूस होने पर अगली सुबह कन्वेंशन से पहले सरदार इब्राहिम की रिहाइश गाह पर 8 से 10 बंदों पर मुश्तमिल एक महदूद सी मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं, जो कि वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, और कुछ जो कि असम्बली ग्रुप का हिस्सा थे, ने शिरकत की। राकम को भी शायद इसके करारदाद की मुखालफत करने की वजह से मदऊ किया गया था। जब चौधरी हमीदुल्लाह खान ने हमें कायल करने की कोशिश की कि हम वर्किंग कमेटी की करारदाद की कन्वेंशन से मंजूरी के लिए इसकी हिमायत करें, ख्वाजा गुलाम अहमद ज्यूलर, जो कि असम्बली ग्रुप के नायब थे, और राकम ने इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
ورکنگ کمیٹی کے باقی ممبران نے گفتگو میں کوئی براہ راست حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ اپنے قائم مقام صدر کے ساتھ کھڑے تھے۔ چودھری حمید اللہ خان نے بتایا کہ انہوں نے یہ موقف مسلم لیگ کے ہائی کمانڈ کے کہنے پر اختیار کیا ہوا ہے۔ یوسف سراف مزید لکھتے ہیں کہ غلام احمد جیولر نے اس بات پر یقین نہیں کیا اور میٹنگ بے نتیجہ رہی۔ ایک اور چیز جو یہاں قابل ذکر ہے وہ پروفیسر اسحاق قریشی کا وہ خط ہے جو انہوں نے کیشف خورشید کو 25 جولائی 1947 کو لکھا، جس میں انہوں نے اس بارے میں خاصی روشنی ڈالی ہے کہ کنونشن میں قرارداد الحاق پاکستان کیوں اور کیسے منظور ہوئی۔ اسحاق قریشی کے مطابق ہم ریاست کی آزادی والے اپنے موقف کی حمایت کی نیت لے کر سری نگر گئے تھے۔ اصل میں وہ قرارداد چودھری غلام عباس کی ہی ڈرافٹ کردہ تھی، لیکن سری نگر میں ہمیں جلد ہی معلوم پڑ گیا کہ ہمیں وہاں تگڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اول، پاکستان کا گلیمر اکثریت لوگوں کے لیے خود مختار ریاست کے ڈل چانسز کی نسبت زیادہ پرکشش تھا۔ دوم، حال ہی میں پارلیمنٹ میں ہونے والے اعلانات کا سیاسی حلقوں میں یہ مطلب لیا گیا ہے کہ کشمیر پر ناقابل برداشت دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک ڈومینین سے الحاق کر دے۔ ایسی صورتحال میں یہ محسوس کیا گیا کہ ایک جانب سے ہندوستان سے الحاق کے مطالبے کے جواب میں ہماری جانب سے دوسری کسی ڈیمانڈ کی عدم موجودگی کے نتیجے میں ریاست کی حکومت کے پاس مضبوط کیس ہوگا کہ وہ بھارت سے الحاق کر دے۔ 2 دن بحث کے بعد ہم نے اپنا پوائنٹ ورکنگ کمیٹی سے منظور تو کروا لیا، لیکن تیسرے دن ہمیں اس میں رعایت کرنا پڑی۔ بنا اس رعایت کے دیے ایوان کو ساتھ لے کر چلنا ناممکن تھا۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو مایوس کیا ہے اور ہم اپنے پرانے موقف سے ہٹ رہے ہیں، لیکن ہم جمہوریت کے اصولوں کے پابند تھے۔ جیسے ہی 19 جولائی کو قرارداد منظور ہو گئی، پارٹی کے صدر چودھری غلام عباس نے جیل سے ایک خط لکھ کر اس کی توثیق کر دی۔ قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ خان نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور اسمبلی گروپ کے چیف سردار ابراہیم جنہیں کچھ عرصہ بعد چودھری حمید اللہ خان نے اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا تھا تو پہلے سے ہی اس کے حق میں تھے۔ یوں اس قرارداد کو پارٹی صدر، قائم مقام صدر اور ان کے جانشین سب کی حمایت حاصل تھی۔ نیز جیسا کہ اوپر بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قرارداد مسلم کانفرنس کی اکثریت اور ان علاقوں کے مسلمانوں جہاں مسلم کانفرنس مضبوط تھی کی اکثریت کے جذبات کی حقیقتاً عکاسی کرتی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ قرارداد اکثریتی ووٹ کے ساتھ اسی کنونشن سے منظور شدہ ہے جو کہ منعقد ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اکثریت کی رائے لے کر پارٹی کی آفیشل پالیسی طے کی جائے۔ لہٰذا ریاست کے مستقبل کو لے کر مسلم کانفرنس کی آفیشل پوزیشن کی نمائندگی کرنے والی اس قرارداد کی تنظیم کے قوانین کے تحت قانونی حیثیت کو کبھی بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس قرارداد کا موجودہ آزاد جموں کشمیر کے علاقوں کے سیاسی مستقبل پر گہرا اثر پڑا۔ اس قرارداد نے اس خطے کے مسلمانوں کو جو کہ مسلم لیگ کے عدم مداخلت کی پالیسی سے سخت مایوس تھے، نہ صرف منزل دکھائی بلکہ آغا شوکت علی کے الفاظ میں "It gave us a reason to stir into action"۔ اس قرارداد کے منظور ہو جانے کے فوراً بعد مسلم کانفرنس کے 8 سرکردہ رہنماؤں نے حلف لیا کہ اگر مہاراجا نے پاکستان سے الحاق نہیں کیا تو وہ اپنے اپنے ضلعوں میں بغاوت کر دیں گے۔ اس فیصلے نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور آزاد جموں کشمیر کی جنگ آزادی کی اصل وجہ بنا۔ وقت کی کمی کے باعث ویڈیو کا اختتام سردار ابراہیم کے ان الفاظ سے کرتے ہیں: "The decision was historic and was later proved so"۔ 19 جولائی کی قرارداد کی تاریخی اہمیت اور کیسے محض اس ایک قرارداد نے موجودہ ریاست آزاد جموں کشمیر کی تاریخ بدل کر رکھ دی پر تفصیلاً گفتگو آنے والی ویڈیوز میں الگ سے کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ آپ سے جلد ملیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔